हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स को कर रहे थे। तो उसके हम पार्ट 1 पार्ट 2 को कर चुके हैं कवर। आज हम पढ़ने वाले अपने अगला टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। और ये जो टॉपिक है वो हमारे चैप्टर नंबर 2 का ही है, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन। ये है पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट जा चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे तो जाके देखो, मैं लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। देखो बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे लोगों ने प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ावा दिया, किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ करवाई। ठीक है, कब करवाई भाई? जब 6th सेंचुरी चल रही थी उस दौरान। तो किस तरीके से एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, उन चीजों को देखेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा, अभी तक जितना भी हम कवर कर चुके थे हमने देखा कि इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों के पास जॉब नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से लोग ज्यादातर किस पे डिपेंड हुआ करते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे मोस्ट ऑफ देम पीपल होते थे डिपेंड। आज हम वही चीज देखने वाले हैं कि डिपेंड होने के साथ साथ उनको किस तरीके की परेशानियां देखने को मिली और वो किस तरीके से आगे डेवलप हुए। फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE, प्लोइंग एग्रीकल्चर यानी खेतों को जोतना, प्लो करना यानी खेत में सिंचाई करना। एग्रीकल्चर बिकम इम्पोर्टेंट सेक्टर। देखो मैं तुम्हें अभी बताया था आप लोगों को कि पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता था। इट वॉज यूज इन फर्टाइल एलुवियल सॉइल होने के कारण, रिवर होने के कारण। जब भाई देखो सिंपल सी बात है, हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि अगर साइड से रिवर जाएगी और उसके साइड में अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो सॉइल है वो क्या होगी? फर्टाइल होगी, है ना। ये चीज पढ़ के भी आए होगे आप लोग और आप लोगों को पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो पता चल गया। देखो जिस साइड रिवर होती है उस साइड की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, और फर्टाइल होने के साथ साथ क्या होता है? एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है। एलुवियल soil river valley such as those गंगा एंड कावेरी। देखो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर फ्लो करती थी? गंगा और कावेरी रिवर फ्लो करती थी। भाई रिवर फ्लो हो रही है तो सिंपल सी बात है, जो इधर का जो इलाका होगा, जो प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो इलाका होगा वो भी काफी अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया ना अभी, सॉइल फर्टाइल होगी। फर्टाइल सॉइल होने के साथ साथ क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा होगा। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो किसको फायदा मिलेगा? किंग को भी फायदा मिलेगा, जो फार्मर से टैक्स लिया करता था, और फार्मर्स को तो होगा ही फायदा। ठीक है, देखो इसका रीजन समझो कि फार्मर्स जो हुआ करते थे वो क्यों करते थे एग्रीकल्चर, इतना ज्यादा क्यों हुआ करता था? भाई जो फार्मर्स हुआ करते थे ना, उनको पे करना पड़ता था टैक्स। किसको पे करना पड़ता था टैक्स? फार्मर्स को पे करना पड़ता था टैक्स। आई होप आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, अगर नहीं आते तो मैं बता देती हूँ। फार्मर्स को करना पड़ता था पे टैक्स, और जब फार्मर्स को पे करना पड़ता था टैक्स तो वो किस में आते थे? भाई किस स्टेट को करना पड़ेगा टैक्स पे? वो करना पड़ता था थर्ड स्टेट को करना पड़ता था टैक्स पे। और वो किसको देना पड़ता था टैक्स? किसको देते थे वो लोग? वो टैक्स दिया करते थे फर्स्ट स्टेट वाले को। फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? हमारा आता था किंग। जो किंग हुआ करते थे उनको क्या करते थे? टैक्स दिया करते थे। टैक्स लिया करता था किंग। और जो इसमें हम आज ये भी पढ़ेंगे कि कुछ जो फार्मर्स हुआ करते थे उनकी तो खुद की लैंड हुआ करती थी। ठीक है, जिसपे वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर। कुछ फार्मर्स ऐसे हुआ करते थे जिनकी खुद की लैंड नहीं हुआ करती थी, तो वो दूसरों के खेत पे जाके काम किया करते थे। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर हुआ करते थे पहले के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रोडक्शन ऑफ पैडी वाज इंक्रीज, ग्रोथ ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। साथ साथ क्या हुआ? ट्रांसप्लांटेशन भी बढ़ गया। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन की भी ग्रोथ होने लग गई। Iron plus share was restricted in certain parts of subcontinent. पंजाब एंड राजस्थान एरियाज, पंजाब और राजस्थान एरियाज में आयरन फ्लो कम मतलब वहाँ पे यूज किया जाता था। पीपल लिविंग इन द हिली एरियाज प्रैक्टिस इन होली एग्रीकल्चर। जो लोग मतलब हिली में रहते थे यानी पहाड़ों साइड इलाके में रहते थे, वो उसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रेफर करते थे, उसी तरीके से वो एग्रीकल्चर किया करते थे। यूज ऑफ इरिगेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इरिगेशन क्यों की जाती थी? इसलिए की जाती थी ताकि उनका जो एग्रीकल्चर हो वो अच्छा हो जाए। ठीक है, उनको क्योंकि टैक्स पे करना पड़ता था। मेनली अप्लाइड ऑन वेल्स एंड टैंक्स। बहुत सारे वेल्स हुआ करते थे
ठीक है, कुएं हुआ करते थे, टैंक्स हुआ करते थे, जिसमें वाटर स्टोर करके रखा जाता था। वाटर स्टोर इसलिए किया जाता था ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो, खेतों में पानी दिया जाए, और खेतों में पानी दिया जाएगा तो सोइल फर्टाइल रहेगी, फर्टाइल सोइल रहेगी तो क्या होगा, लैंड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन यानी फार्मिंग को इंक्रीज करने के कुछ तरीके हुआ करते थे उनके, जिनसे हमें पता चलता है किस तरीके से वो अपनी फार्मिंग धीरे धीरे इंक्रीज किया करते थे, और जिस वजह से वो टैक्स भी पे किया करते थे। भाई उधर अगर राजा टैक्स बढ़ा रहा है तो इधर फार्मर्स को भी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर पाएंगे, किंग का जो टैक्स है वो कर पाएंगे पे। ठीक है, देखो भी आगे क्या होता है, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटीज के अंदर काफी सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। वो कौन कौन से डिफरेंसेस थे, यानी अंतर भेदभाव देखने को मिला कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर। वो कौन किसके बीच में भेदभाव हुआ, विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे जैसे इनका काम बढ़ने लग गया, इनका जो फार्मर्स हुआ करते थे उनका, एंड बेनिफिट एंजॉयड बाय द पीपल, और लोगों को जैसे जैसे भाई काम बढ़ा तो लोगों को उससे बेनिफिट मिलने लग गया। It was growing differences among the people engaged in agriculture। देखो यहाँ पे दो चीजों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। पहले तो वो जो एग्रीकल्चर में रहते थे, यानी ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर सर्कल में ही घूम रहे थे, सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर रहे थे। ठीक है, लाइक द लैंडलेस एग्रीकल्चर, चाहे उनके पास जमीन हो या ना हो। पहला ऐसा एग्रीकल्चर आया लैंडलेस, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर सर्कल में घूम रहे थे, फार्मिंग सर्कल में घूम रहे थे, लेकिन उनके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पे जाके एग्रीकल्चर किया करते थे। और दूसरे ऐसे थे जिनकी खुद की जमीन थी और खुद की जमीन पे क्या करते थे, अपना एग्रीकल्चर किया करते थे। लेबर्स, सम पीजेंट्स, कुछ किसान, कुछ फार्मर्स, एंड लार्ज लैंड ओनर्स, और कुछ क्या लैंड होल्डर्स। ठीक है, जो जमीन को जो होल्ड करके रखते थे, यानी उनके ऊपर जो मैनेजर हुआ करता था, वो उनकी बात करी जा रही है। टर्म घापति वाज ऑफन यूज्ड इन पॉलिटिक्स। घापति जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ये जो वर्ड है ये पॉलिटिक्स में है। ठीक है, टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी, और ये इनडायरेक्टली किसको डेजिग्नेट करता है, किसको शो करता है, सेकंड स्टेट के लोगों को और थर्ड स्टेट के लोगों को। In early Tamil literature, the Sangam taxed different categories of people living in villages। तमिल लिटरेचर के अंदर संगम टैक्स में क्या दिखाया हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज, यानी डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को दिखाया गया है जो गांव में रहा करते थे, एक ही गांव में रहते थे। ठीक है, एक गांव में रहते थे, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग, लैंड ओनर्स रहा करते थे, मैन रहा करते थे, स्लेव्स रहा करते थे, और मेंशन, यानी इन सब की कैटेगरी अलग अलग हुआ करती थी, पर फिर भी ये एक ही गांव में रहा करते थे। यानी यहाँ पे ये दिखा रखा है, यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस कहीं नहीं थे। डिफरेंस बिटवीन दीज पीपल्स वर बेस्ड ऑन डिफरेंशिएटेड एक्सेस ऑन लैंड। सबसे ज्यादा डिफरेंस किन लोगों के ऊपर हुआ करता था, एक वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, और एक वो लोग जिनके पास जमीन ही नहीं हुआ करती थी। इनके बीच में डिफरेंस हुआ करता था लैंड को लेके, कि भाई तेरे पास कम जमीन है, मेरे पास ज्यादा जमीन है। ठीक है, लेबर को लेके, तेरी लेबर कम है, मेरी लेबर ज्यादा है। एंड सम न्यू टेक्नोलॉजीज, और कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज जो धीरे धीरे आ रही थी, उनके ऊपर भी काफी सारे डिफरेंसेस हुआ करते थे। देखो आगे क्या हुआ, टाउन्स एंड ट्रेड। अब किस तरीके से ट्रेड हुआ करता था, टाउन्स के अंदर ट्रेड किस तरीके से क्या करते थे लोग। From 6th century BC, urban centers started emerging in several parts of subcontinent। जो सेंटर्स हुआ करते थे, मेन सेंटर्स जो हुआ करते थे इंडिया के अंदर ट्रेड के, वो क्या होने लगे, एमर्ज होने लग गए, एक साथ होने लग गए, और ज्यादा से ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट करने लग गए। सब कॉन्टिनेंट, और उन लोगों जो एरिया ट्रेड में आया करता था इंडिया के अंदर, उन लोगों ने एक मिलके बड़ा एक सब कॉन्टिनेंट बना लिया था। ठीक है, मैनी ऑफ दीज वर कैपिटल ऑफ महाजनपदास। काफी सारे उसमें से कैपिटल रहा करते थे महाजनपदास के। मेजर टाउन्स ऑफ महाजनपदास वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन के, ट्रेड के कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सारे जो टाउन्स थे महाजनपदास में जो काउंट हुआ करते थे, 14 महाजनपदास में जो काउंट हुआ करते थे, उनमें से कुछ टाउन आया करते थे रूट में, रास्ते में
आया करते थे बीच में, एंड द टाउन सेंटर कनेक्टेड टू ईच अदर, और जितने भी टाउन्स थे 14 महाजनपदास के अंदर सारे एक दूसरे से एंटर कनेक्टेड थे, यानी एक दूसरे से बंधे हुए थे। द मगधन वॉज अर्लियर नोन एज पाटलीग्रामा, मगधन को पहले के टाइम पे पाटलीग्रामा के नाम से जाना जाता था मगध को, एंड द रूलर ऑफ मगध डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम राजगा, और जो वहाँ पे जो भी राजा हुआ करता था मगध के अंदर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल को कर रहे हैं चेंज, और वो पाटलीग्रामा से किस में चेंज कर दिया गया, राजगाह में उसकी कैपिटल कर दी गई चेंज। ठीक है, पाटलीग्रामा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टाउन्स एंड ट्रेड। सो देखो, कॉइन्स एंड किंग्स, कॉइन्स और किंग्स का कैसे कनेक्शन है, कैसे इंटरकनेक्टेड है, तो उसके बारे में देखेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, देखो हम बात करने वाले कॉइनेज की। कॉइनेज 6th सेंचुरी के आसपास, 6th सेंचुरी के आसपास कॉइन एज का टाइम पीरियड आया, यानी उस टाइम पे कॉइन बनने लग गए। ठीक है, सिक्के बनने लग गए, और ये मत समझो कि जैसे आज के टाइम पे जो सिक्के होते हैं वैसे बनने लगे, नहीं भाई, उस टाइम पे पंच मार्क कॉइन्स बनने लगे, यानी छापा गया, क्ले पे रख के पंच मार्क किया गया, दबाया गया, उससे कॉइन बनने लग गए। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, पंच मार्क कॉइन्स बहुत उस टाइम पे 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स के टाइम पे, 6th सेंचुरी के दौरान बहुत ज्यादा फेमस हुए थे ये कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स मेड अप ऑफ, और ये किस चीज के बनाए जाते थे, सिल्वर का यूज हुआ था तो सिल्वर के बनाए गए थे, एंड कॉपर और सिल्वर का इन्वेंशन हो गया था, तो उस टाइम पे पंचमार्क कॉइन्स जो 6th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स बनाए गए वो सिल्वर और कॉपर के बनाए गए। रूलिंग डायनेस्टीज एंड नेम्स वर यूज्ड इन ड्यूरिंग दिस पीरियड, काफी सारी डायनेस्टीज रूल करी गई, चलाई गई, बहुत सारी डायनेस्टीज में भी, यानी डायनेस्टीज जैसे जैसे रूल होती चली गई, नेम वर यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड इन 1st सेंचुरी बीसी, देखो उस टाइम तक तो यही था, लेकिन 1st सेंचुरी के आसपास फर्स्ट गोल्ड कॉइन का हुआ निर्माण, यानी इन्वेंशन हो गया, फर्स्ट गोल्ड कॉइन आया 1st सेंचुरी के आसपास सीई बाय द कुशानास, और वो किसने करा, ये याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्ड कॉइन जब आया तो उस टाइम पे किसने किया, वो 1st सेंचुरी के ऑनवर्ड्स किसने किया, कुशानास ने किया। Some of the most spiritual gold coins were issued by the Gupta rulers, कुछ गुप्ता टाइम पीरियड के टाइम पे भी आए थे, लेकिन वो इतने बोल सकते हैं वो इतने आगे तक नहीं जा पाए जितने कुशानास के गए। These coins were facilitated long distance transitions, और इनको इन्वाइट हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए वो जाने भी नहीं गए, इसको कम पूछे जाते। सबसे ज्यादा इसको कुशानास टाइम पीरियड के जो गोल्ड कॉइन हुए थे वो न्यू रिलीज हुए थे उस टाइम पे, ठीक है, फ्रेश थे, तो इस वजह से इनका ज्यादा न्यूज कह रहे, तो इनको जो कुशानास के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन इन्वेंशन हुआ उसे कोई फर्स्ट गोल्ड कॉइन टाइम पीरियड इन्वेंशन माना जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले डेसिफेरिंग इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा गया, कैसे पढ़ा गया, किस दौरान पढ़ा गया, उन चीजों को इस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, डेसिफेरिंग ब्राह्मी, देखो ब्राह्मणी और खरोस्ती जो लैंग्वेज थी वो अशोका के इंस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिली, और उसको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो डिसिफर नहीं थे, वो नहीं बताए जा गए थे जब अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखे गए, तो उसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो उसको किस तरीके से पढ़ा गया, ब्राह्मणी को किसने डेसिफर किया, और आगे हम खरोस्ती लैंग्वेज का ही पढ़ेंगे, खरोस्ती को किसने डेसिफर किया और कैसे ये टैबलेट्स तक पहुंचे। मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड इन, काफी सारे स्क्रिप्ट में ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज हुई, ब्राह्मणी यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये मॉडर्न पहले के टाइम पे इंडियन लैंग्वेज के एक पार्ट थी, और ये बहुत ज्यादा लिखी जाती थी ये वाली लैंग्वेज, एंड ड्राइव्ड फ्रॉम ब्राह्मणी, और ये कहां से ड्राइव्ड हुई, ब्राह्मणी, और इसका नाम दिया गया ब्राह्मणी। ठीक है, ये जो लैंग्वेज थी बहुत ज्यादा लिखी गई और इसका नाम दिया गया ब्राह्मणी। दिस स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शन, और इस स्क्रिप्ट को, इस भाषा को कहीं ना कहीं अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी दिखाया गया है। फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स विद हेल्प ऑफ इंडियन पंडित, यूरोपियन के जो स्कॉलर्स यूरोप के जो स्कॉलर्स थे
जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन पंडित की मदद ली ताकि ये लैंग्वेज को डेसिफर कर सके, फाइंड आउट कर सके। कुड स्टडी द सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट, उन्होंने काफी सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा, देखा। इन बंगाली में भी काफी सारे मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, देवनागरी में भी पढ़े, बंगाली देवनागरी में, एंड कंपेयर देयर लेटर विद द ओल्डर स्पेसिमेंस। और जो ये टैबलेट थी जिसपे लिखा हुआ था उसको कंपेयर किया गया बंगाली और देवनागरी में से, दोनों में कंपेयर किया गया बंगाली और देवनागरी में। देयर इज ओनली आफ्टर डिकेड्स ऑफ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन इन सेवरल एपिग्राफिस्ट, काफी सारे टाइम बाद, बहुत सारे एपिग्राफिस्ट से मिलने के बाद, उनसे काफी सारे रिसर्च करवाने के बाद, जेम्स प्रिंसिप वो व्यक्ति थे जिन्होंने डेसिफर करी थी ब्राह्मी एंड खरोस्ती लैंग्वेज, was able to decipher Brahmi and Kharosthi language which was used in Ashokan inscription। ब्राह्मणी और खरोस्ती लैंग्वेज को डिसिफर करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जो अशोकन इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज लिखी हुई थी ब्राह्मणी और खरोस्ती, उसको किसने डिसिफर किया था? जेम्स प्रिंसिप ने। यहाँ पे आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन रहा है तो आप इसको बहुत अच्छे से रेडी करके जाना, ठीक है। तो देखो ये कुछ वर्ड्स हुआ करते थे, देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी ड्रॉ करी है कि इसका मतलब ये जो प्लस साइन है इसका मतलब क है, ये जो डी फॉर डॉग टाइप है इसका मतलब च है, ठीक है। ये जो सी टाइप आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ढ है। तो ये इंडियन पंडित ने इनको मतलब हेल्प करी हमारा आर्कियोलॉजिस्ट की इंस्क्रिप्शन में जो लिखे हुए थे वर्ड्स को उनको ढूंढने की। ये जो आपको कुछ द ऐसे दिख रहा है, ये द से दबात है, ये जो थोड़ा सा आपको गोल्ड सा दिख रहा है ये माँ है, और ये जो टेढ़ा मेढ़ा है ये र है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड ऐसे फिर हुए और उसके बाद हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगा लिया कि जो इंस्क्रिप्शन पाए गए 600 CE से 600 BC के बीच में, अशोकन के टाइम पीरियड के टाइम पे, उस टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन पाए गए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब तक लैंग्वेज डेसिफर नहीं हुई, देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा तो उसमें लैंग्वेज डेसिफर नहीं थी, लेकिन सेकंड चैप्टर में हम एट लास्ट तक हम ये जान चुके हैं कि सेकंड चैप्टर में हो चुकी है हमारे टैबलेट्स की जो टैबलेट्स पाए गई हड़प्पा में, जो टैबलेट्स पाए गए उनकी जो लैंग्वेज थी वो हो चुकी है डेसिफर, ठीक है, यानी फाइंड आउट हो चुकी है और उसमें लिखे गए वर्ड्स भी हमें कहीं ना कहीं पता चल गए थे, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के लास्ट टॉपिक पे, डिफिकल्टीज फेस बाय हिस्टोरियन टू रिकंस्ट्रक्ट आवर पास्ट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज यही लाइन लिखी हुई क्वेश्चन में मिलेगी कि कि डिफिकल्टीज फेस बाय द हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे उनको किस किस तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ी पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में, यानी पास्ट को खोजने में कैसे कैसे दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तो फर्स्ट वाज द इम्पोर्टेंट टेक्निकल लिमिटेशंस। फर्स्ट क्या था? टेक्निकल लिमिटेशन, यानी किस चीज की समटाइम्स लेटर वर वेरी फेंटली फॉर्म इन इंस्क्रिप्शंस। देखो जो टैबलेट्स हुआ करती थी, इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, उसमें कई बार क्या होता था कि जो लेटर हुआ करते थे वो समझ में ही नहीं आते थे, हिस्टोरियंस उनको डिस्कवर ही नहीं कर पाते थे, जिस वजह से वो जो वर्ड्स हुआ करते थे उनको डिस्कवर नहीं होने के कारण वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा हुआ था उनको वो नहीं पढ़ पाए। सेकंड ये हुआ डैमेज और मिसिंग लेटर्स। समटाइम इंपॉर्टेंट लेटर्स और डैमेज और मिसिंग द इंस्क्रिप्शन। सेकंड वन ये हुआ कि डैमेज हो गए, कुछ जो खुदाई हुई उस दौरान कुछ जो इंस्क्रिप्शंस थे वो डैमेज हो गए, कुछ लेटर्स मिस हो गए, जिस वजह से जो इंस्क्रिप्शन है वो पूरी नहीं हो पाई कवर, यानी हिस्टोरियंस उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ डैमेज, ठीक है, और लेटर्स मिसिंग होने के कारण वो जो इंस्क्रिप्शन थी वो हो गई इनकम्प्लीट। थर्ड, लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी इट इज नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन। कई बार क्या हुआ कि जो हिस्टोरियंस थे उनको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आने के कारण क्या हुआ, क्लैरिटी नहीं होने के कारण, टॉपिक कवर नहीं हो पाने के कारण क्या हुआ, जो क्लैरिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हिस्टोरियन के पास, वो नहीं आ पाई, और जिस वजह से वो यहाँ पे पास्ट के बारे में नहीं देख पाए। अनडिसिफाइड इंस्क्रिप्शंस, कुछ जो इंस्क्रिप्शन थी वो जो अनडिसिफाइड रह गई, ठीक है।
Thousands of being inscriptions were discovered, but not all deciphered and translated. काफी thousands of हजार inscriptions मिले, tablets मिली, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी वो किसी को समझ में नहीं आई, वो आसान से डेसिफायर नहीं हुई। यहाँ पे तो हम इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो ही लैंग्वेज देखी, जो ब्राह्मणी और खरोस्ती लैंग्वेज था, अशोकन इंस्क्रिप्शन में डेसिफायर होगी। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है जो आज तक फाइंड आउट ही नहीं हो पाई, ट्रांसलेटेड ही नहीं हो पाई, जिस वजह से जो थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स है, थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन है, वो जो हिस्टोरियंस नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आई होप ये चैप्टर की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। पार्ट 2, ये जो पार्ट 3 हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 का, हो चुका है कवर चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कहीं पे कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कर देना। ऐसी धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए क्लास 12 कमेंट कर देना। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।